हाँ जी बच्चों, कैसे हो सब? पढ़ाई के अलावा सब ठीक है? अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी की रिवीजन की सेकंड वीडियो। उसमें हमने बहुत सारे केस किए थे, उसमें से हम सेकंड केस मतलब छोड़ दिया था हमने, वो आज हम कर रहे हैं। लेट आउट प्रॉपर्टी वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। मतलब क्या हुआ बच्चों, मैं घर तो किराए पर ही देता हूँ लेकिन किराएदार मिला नहीं। घर तो किराए पर ही देता हूँ लेकिन किराएदार मिला नहीं। अच्छा, मेरे को लगा मोबाइल में चला। लेट आउट प्रॉपर्टी वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी। इसकी जीएवी कैसे निकालेंगे? अब पहले क्या है, आपको ये देखना है कि एक्चुअल रेंट किसकी वजह से कम है। इफ एक्चुअल रेंट इज लोअर देन एक्सपेक्टेड रेंट ओइंग टू वैकेंसी, तब तो एक्चुअल रेंट ही क्या लिया जाएगा, जीएवी। और इफ एक्चुअल रेंट इज लोअर देन एक्सपेक्टेड रेंट ड्यू टू अदर रीजन, तब क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेंट जीएवी। मैं एग्जांपल लूंगा तब समझ में आएगा। अब बच्चों, ये मैंने समझाने के लिए क्या लिया, एक एग्जांपल लिया। आप इसको क्या करो, क्या स्पीड कैसे चेंज होगी। सुनो, फर्स्ट केस क्या है, एक्चुअल रेंट 9 मंथ्स का है। पहले तो ये बताओ, इसका मतलब क्या है, 3 महीने मेरा घर क्या रहा, खाली रहा। 3 महीने मेरा घर क्या रहा, खाली। किराए पर देना चाहता था बट किराएदार नहीं। एक्चुअल रेंट वैकेंसी के बावजूद भी ज्यादा हो तब क्या होगा, तब तो एक्चुअल रेंट ही लेना। तब तो बिल्कुल सिंपल है, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में से हायर लेना होता है अपने को। एक्सपेक्टेड के म्युनिसिपल और फेयर का हायर बट अप टू स्टैंडर्ड। तो इफ एक्चुअल रेंट इज हायर इन स्पाइट ऑफ वैकेंसी, तब तो क्या है, एक्चुअल रेंट। बट इफ एक्चुअल रेंट इज लोअर देन एक्सपेक्टेड रेंट, तब हमें एक चेक करना पड़ेगा कि व्हाई एक्चुअल रेंट इज लोअर देन एक्सपेक्टेड रेंट। इफ एक्चुअल रेंट इज लोअर देन एक्सपेक्टेड रेंट ड्यू टू वैकेंसी ओनली, तब तो हमें क्या लेना है, एक्चुअल। और अदरवाइज क्या लेना है, एक्सपेक्टेड। लेट्स सी, एक्चुअल रेंट क्यों कम है बताओ। आप बताओ, वैकेंसी पीरियड का रेंट कितना है? वैकेंसी पीरियड का रेंट कितना आएगा, 99,000 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 9। 99,000 9 मंथ्स का रेंट है, तो पर मंथ रेंट 11,000 इंटू 3 कितना हो गया, 120। ये है, ऐसे ही है, उसमें पता नहीं लगा। 99 प्लस 33 कितना हो गया बताओ तो, 132। ये मैंने क्या किया, 99 प्लस 33,000 मैंने क्या जोड़ दिया, वैकेंसी पीरियड का रेट। मतलब 132 वुड हैव बीन एक्चुअल रेंट इफ देयर इज नो वैकेंसी। अगर वैकेंसी नहीं होती तो एक्चुअल रेंट कितना होता, 132। तो बताओ, एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से क्यों कम हुआ, वैकेंसी की वजह से या बिना वैकेंसी के भी कम था? वैकेंसी हुई है इसलिए एक्चुअल रेंट कम पड़ गया। अगर वैकेंसी नहीं होती तो एक्चुअल रेंट 120 से क्या होता, ज़्यादा होता। तो एक्चुअल रेंट वैकेंसी की वजह से ही कम है। तब मुझे जीएवी क्या लेनी है, एक्चुअल रेंट। तब मुझे जीएवी क्या लेनी है, एक्चुअल रेंट। कितने की आएगी, 99। अब मैं सेकंड केस लेता हूँ। वैकेंसी पीरियड का रेंट कितना आएगा बच्चे, 72 बाय 9 इंटू 3 कितना आ गया, 24,000। और वैकेंसी नहीं होती तो एक्चुअल रेंट कितना होता, 72 प्लस 24 तो 96,000। वैकेंसी नहीं भी होती तो भी एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से क्या होता, कम होता। अगर वैकेंसी नहीं होती तो भी तो एक्चुअल रेंट क्या होता, कम होता। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड। तो आपको अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो क्या करना, पहले इसको फुल ईयर पे बना लेना। किसको, एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट को क्या बना लेना, फुल ईयर पे। फिर किससे कंपेयर करना, एक्सपेक्टेड रेंट्स। अगर एक्चुअल रेंट ज़्यादा बन जाए तो एक्चुअल रेंट ले लेना फुल ईयर पर बनाने के बाद। अगर एक्चुअल रेंट ज़्यादा बन जाए तो ये वाला एक्चुअल रेंट ले लेना, ये भी। और फुल ईयर पर बनाने के बाद अगर एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा बन जाए तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा, ये कब करना है, जब लेट आउट प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, नहीं, जब क्या हो, लेट आउट प्लस वेकेंट। ये तभी करना है जब लेट आउट प्लस क्या हो, वेकेंट। गणेश एज ए प्रॉपर्टी म्युनिसिपल वैल्यू कितने की है, 2,50,000। फेयर रेंटल वैल्यू कितने की है, 2 लाख। इलिस्ट्रेशन 5th है, पेज नंबर है आपका है 4.138। स्टैंडर्ड रेंट कितने का, रेंट कंट्रोल एक्ट का 2,10,000। तो जीएबी क्या आ गया, एक्सपेक्टेड रेंट क्या आ गया, बोलो, 2,10,000।
10,000. Property was let out for a rent of 20,000 per month. However, the tenant vacated the property on 31/1. कब खाली कर दी घर? कितने समय का किराया है एक्चुअली? 20,000 इंटू 10. अनलाइज रेंट कितने का है? 20,000. ये कम हो जाएगा तो एक्चुअल रेंट कितना हो जाएगा? 20,000 इंटू 10 माइनस 20. तो एक्चुअल रेंट कितना होगा? 20,000 इंटू 10 माइनस अनलाइज रेंट कितना होगा? 180. तो वो 210 रही. अब मुझे ये बताओ, ये 180 अगर फुल पीरियड के लिए होता तो क्या होता? कितने महीनों का किराया नहीं आया? 2 महीने का नहीं आया. तो 180 में क्या जोड़ दो? ये एक्चुअल रेंट तो नॉर्मल तरीके से निकाला है ना तुमने. अब इसमें वैकेंसी पीरियड का किराया जोड़ दो. वैकेंसी कितने महीने थी? 2 महीने का जोड़ दिया तो कितना आ गया? 220 आ गया. 40 और जोड़ दिया तो 220. अब इन दोनों को कंपेयर करो. एक्चुअल रेंट क्या है? ज़्यादा हो गया. अगर वैकेंसी नहीं होती तो एक्चुअल रेंट वुड हैव बीन रुपीस. तो बताओ बच्चों, अगर वैकेंसी नहीं होती तो एक्चुअल रेंट क्या होता? 220 होता कि नहीं होता? तो एक्चुअल रेंट ज़्यादा है नहीं, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? ये वाला एक्चुअल रेंट. सॉरी, ये एक्चुअल रेंट थोड़ी है, ये वाला एक्चुअल रेंट. ये तो क्या था? एक्सपेक्टेड रेंट. एक्चुअल रेंट वैकेंसी की वजह से ही कम हुआ है, अदरवाइज एक्चुअल रेंट ज़्यादा होता है, इसलिए मुझे एक्चुअल रेंट ये भी लेना है. आगे काम सिंपल है, मैं वापस से तो रिवाइज करता हूँ. डिडक्शन हो गया. ओके, तो अब ये टोटल केस कितने हो गए आपके पास? एक बार देखो स्टार्टिंग से. फर्स्ट केस क्या है? तो बच्चों मैं तुम्हें फटाफट से 6 के 6 केस बता देता हूँ जो इस बुक में लिखे हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा. पहला क्या है? प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर. तो इसमें क्या करना होगा? जीएवी निकालनी होगी. थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर है तो जीएवी कैसे निकलेगी? एक्सपेक्टेड और एक्चुअल का हायर. एक्सपेक्टेड क्या होता है? म्युनिसिपल और फेयर का हायर बट अप टू स्टैंडर्ड. ठीक है. और फिर उसके बाद में डिडक्शंस आपको बार बार नहीं बताऊंगा. 2 डिडक्शन मिलती है, लेकिन पहले क्या माइनस होता है वो तो हर एक में ही होगा. देखो बदलेगा क्या? सिर्फ जीएवी तक का. म्युनिसिपल टैक्स तो क्या होगा? इफ पेड बाय ऑनर तो हमेशा माइनस होगा. 30% की क्या मिलेगी? डिडक्शन. फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ड्यू बेसिस पर भी अलाउ हो जाएगी, बट म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली क्या करना होगा. उसके बाद में ये वाला हमने अभी किया. अगर खाली रह जाए घर थोड़े समय तो क्या देखना पड़ेगा? एक्चुअल रेंट को पूरे साल पर बनाना. अगर एक्चुअल रेंट ज़्यादा बन जाए तो एक्चुअल वाला एक्चुअल रेंट लेना, और अगर एक्चुअल रेंट क्या बने? कम बने तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या लेना? जीएवी. उसके बाद में फिर से म्युनिसिपल टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी. तीसरा केस क्या आता है बच्चों? सेल्फ ऑक्यूपाइड. सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्या करना? पहले जितने भी घर है उन सबको क्या कर लेना? लेट आउट मान लेना. 5 घर है तो सबको क्या मान लेना? लेट आउट. फिर ऑप्शन क्या बनाना? 2 घर कोई से भी क्या लेने? सेल्फ ऑक्यूपाइड. मान लो आपके पास 5 घर है और पांचों ही क्या है? 1 2 3 4 5. पांचों ही क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड. तो पहले इन 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड, फिर इसको और इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड, फिर इसको और इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड. जितने ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनता है सारे बनाओगे, इसलिए वो 3 का ही देगा तुम्हें. ठीक है. और उसके बाद क्या कर लो? जिसमें सबसे कम आए वो कर लो. और सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते समय आपको रिडक्शन कितने की देनी होगी? 2 लाख या 30,000. 2 लाख कब होगी? जब लोन 1,499 उसके बाद लिया होगा. फिर 2 लोन किसके लिए? कंस्ट्रक्शन और परचेज के लिए लिया हुआ. घर लोन लेने के आखिर से, मतलब लोन लेने वाले साल के एंड से 5 सालों में क्या होगा? पूरा होगा. ठीक है. उसके बाद में उस प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर. तो इसमें कोई आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल तरीके से केस 1 के जैसे करना है. बस एक्चुअल रेंट आपका क्या होगा? मान लो 3 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो एक्चुअल रेंट 9 महीने का होगा और एक्सपेक्टेड रेंट कितने का होगा? 12 महीने का. इन दोनों को ही क्या कर लेना? कंपेयर करके क्या कर लेना? निकालो. ठीक है. 9 और 12 महीने, मतलब जो आया रहेगा वही जीए भी है. ठीक है. इसके बाद अपोर्शन लेट आउट, अपोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड. ये तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे. पोर्शन लेट आउट किसके जैसे सॉल्व होगा? फर्स्ट केस के जैसे. और पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड कैसे जैसे होगा? थर्ड केस के जैसे. ठीक है. बस ये मान लेना 2 क्वेश्चन है. बस इसमें ध्यान क्या रखना, कई बार म्युनिसिपल वैल्यू किसकी दे देता है? पूरे घर की. तो आपको क्या होगा? लेट आउट वाले की म्युनिसिपल वैल्यू प्रोपोर्शनेट करनी पड़ेगी. इन एडमिसिबल डिडक्शन सेक्शन 25, इसमें क्या लिखा हुआ? अगर आपने इंटरेस्ट की डिडक्शन लेनी है तो ड्यू बेसिस पर मिल जाती है, लेकिन अगर इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया पे किया है तो डिडक्शन तभी मिलेगी जब या तो उसका टीडीएस काट कर उसको दिया और या फिर क्या उसका कोई पर्सन इंडिया में क्या माना जा सकता है? विजिट. तो मैंने मान लो मिस्टर जॉन को, जो इंडिया में नहीं रहता है, उससे लोन लेकर क्या लिया था? घर बनाया या खरीदा था. ठीक है. लोन रिपेयर के लिए लिया है तो भी चलेगा. अगर लेट आउट है. सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्या परचेज और कंस्ट्रक्शन होता है तब तो 2 लाख रिपेयर और के लिए तो 30,000.
तो मैंने इंडिया से बाहर से लोन लिया था किसी भी पर्पज़ के लिए, तो क्या हुआ, मैंने क्या नहीं किया, उसका TDS नहीं काटा, ना ही उसका कोई इंडिया में एजेंट है जिससे गवर्नमेंट रिकवर कर सकती है, तो फिर मुझे क्या होगा, इंटरेस्ट की रिडक्शन नहीं मिलेगी। इन दोनों में से एक शर्त पूरी होनी चाहिए, या तो एजेंट हो या फिर TDS का। ठीक है, उसके बाद प्रोविजन फॉर एरियर ऑफ रेंट और अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली। एरियर ऑफ रेंट और अनरियलाइज्ड का मतलब क्या है, अनरियलाइज्ड तो तुम्हें बता ही दिया, जो डूब जाता है वो बाद में जब भी मिलेगा तब क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। कितना परसेंट कट करके, 30% कट करके। किस साल में, रिसीट वाले साल में। और उस साल में भले ही आप घर के ओनर नहीं भी हो तो भी टैक्सेबल होगा। इस साल में मेरे पास घर था, कुछ किराया अनरियलाइज्ड रहा, वो मेरा इस साल एक्चुअल रेंट से क्या हो गया, माइनस। अब अगले साल यहाँ मैंने सेल कर दिया, और जो अनरियलाइज्ड रहा था ना, मान लो तुम किराएदार थे, यहाँ तुमने मेरा किराया खाया था, अब तुम्हारे पास पैसे आ गए तो तुम मेरे को क्या देगे, वो जो मेरा किराया बाकी था वो देगे। अब जब तुम बाकी किराया देने आए तो प्रॉब्लम क्या हुई, मेरे पास घर ही नहीं है, मैं तो घर ऑलरेडी क्या है, ये घर दिख रहा है क्या, नहीं, गायब कर दूँ, ये घर मेरे पास है ही नहीं, लेकिन मेरे पास घर का किराया आ गया 20 साल वाला, तो भी ये कहाँ टैक्सेबल होगा, हाउस प्रॉपर्टी में। तो हाउस प्रॉपर्टी का एक्सेप्शन क्या है कि हाउस का ओनर ना हो तो भी आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, जब अनरियलाइज्ड रेंट हो या एरियर ऑफ रेंट हो। तो अनरियलाइज्ड रेंट हो चाहे एरियर ऑफ रेंट हो, रिसीट बेसिस पर ही होगा, आपने बोल दिया मैं दूंगा तब नहीं, रियलाइज होने पर ही होगा, और डिडक्शन कितने की मिलेगी, 30%। ठीक है, एरियर ऑफ रेंट क्या होता है, जैसे डिस्प्यूटेड रेंट था, अनरियलाइज का मतलब तो खा ही गए, डिस्प्यूटेड का मतलब मैं कह रहा हूँ अपनी बात 1,50 की हुई थी और तुम कह रहे हो कितने की हुई थी, 1 लाख। तो एक बार तुमने मुझे 1 लाख दे दिया, 50,000 मेरा कौन डिसाइड कर रही है, कोर्ट डिसाइड कर रही है। कोर्ट में 3 सालों 4 सालों के बाद तुम यहाँ 1 लाख से दे रहे थे, ठीक है, यहाँ मैंने घर भी बेच दिया, लेकिन इन सालों का हमारा मुकदमा जारी था कि मैं 1.5 लाख मांग रहा था और तुम कितना मांग रहे दे रहे थे, 1 लाख। तो यहाँ मैंने घर बेच भी दिया, डिसीजन आया यहाँ और बोला कि ये 50,000 सारे क्या दिए जाए, मुझे दिए जाए। तो जब ये मुझे मिलेंगे उसमें 30% कट करके आ जाएंगे, टैक्सेबल, चाहे मैं घर का मालिक हूँ चाहे नहीं हूँ। दोनों का ही सेक्शन कौन सा है, 25। अब 26 क्या है, डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर का मतलब क्या है, और डीम्ड ओनर क्या, को ओनर का मतलब क्या है, जब 2 लोग मिलकर क्या करें, घर खरीदें। जब 2 लोग मिलकर क्या खरीदें, तो जब 2 लोग मिलकर घर खरीदते हैं और दोनों का शेयर डिफाइंड है, डिफाइंड का मतलब पता है, सर्टनेबल है, 40 मेरा 60 तुम्हारा, तो उनको एसोसिएशन ऑफ पर्सन मानकर टैक्स नहीं किया जा सकता। तब इन दोनों का पहले उस घर की क्या निकाल लो, इनकम, जैसे एक ही ओनर है, उस घर की इनकम क्या मानकर निकाल लो, जैसे एक ही ओनर है, और उसके बाद में क्या करो, बोलो, उनमें प्रोपोर्शनल उनके शेयर के हिसाब से कर दो। लेकिन 30,000 और 2 लाख की डिडक्शन घर वाइज नहीं है, वो क्या है, दोनों को अलग अलग मिलेगी। जैसे मान लो तुमने और मैंने मिलकर घर खरीदा और हम दोनों ही उसमें क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, एक फ्लोर पर आप रह रहे हो, दूसरे पे मैं रह रहा हूँ, ठीक है। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो हमें सिर्फ किसके मिलेगी डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन की। मैंने अपना हिस्सा लोन लेकर खरीदा, तुमने अपना हिस्सा भी लोन लेकर खरीदा, तो अब 2 लाख मैक्सिमम बनती है, मान लो सारी शर्तें पूरी हो रही है, इसलिए कितनी बनती है, 2 लाख। तो क्या मुझे एक और आपको एक मिलेगी, नहीं, मुझे मेरी 2 अलग मिलेगी, आपको अपनी 2 अलग मिलेगी। 2 लाख और 30,000 एसएससी वाइज है, ना कि क्या प्रॉपर्टी वाइज। पक्का, ये सिर्फ कब इशू आएगा, जब क्या हो, को ओनर हो प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड हो। अगर को ओनर है लेट आउट है तब तो लिमिट ही नहीं होती 30,000 और 2 लाख वाली, ठीक है। डीम्ड ओनर अभी बताता हूँ मैं, पहले को ओनर का क्वेश्चन होना ये रहा। मिस्टर रमन इज अ ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अलोंग विद हिज ब्रदर, इक्वल शेयर है, कितना शेयर है, इक्वल। तो पहले क्या मान के करना है सवाल, पहले क्या मान के करना है, एक ही ओनर है, तो कौन ओनर है, रमन या ब्रदर, कोई सही मान लो, कोई सही इसमें 160 150 170 कितना आएगा, 160 एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 160, एक्चुअल रेंट कितना है 15,000 × 12 180, तो जीएबी कितने की आ गई 180 की, ठीक है। द लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रॉपर्टी जॉइंटली टेकन एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक इज 25,000। बैंक ने कितना इंटरेस्ट चार्ज किया 25, जिसमें से 21,000 रुपये हुए, कितने की डिडक्शन मिलेगी, पूरे 25 की। क्यों पूरे 25 की मिलेगी, ड्यू बेसिस पर मिलती है। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट 450 है, इसकी डिडक्शन नहीं। अब मैं बैंक का लोन का इंटरेस्ट पे नहीं कर पाया, क्या मुझे इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी, यस मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, इंटरेस्ट ड्यू बेसिस पर हो जाएगा। लेकिन बैंक अगली बार किस पर इंटरेस्ट लगाएगा,
लोन के साथ साथ पुराना जो बकाया इंटरेस्ट है उस पर भी लगाएगा, तो बकाया इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट लगेगा उसकी रिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मान लो 1 लाख का लोन था, 10% क्या था इंटरेस्ट रेट थी, साल के बाद में मैंने 10,000 भी नहीं चुकाया, तो बैंक अगली बार इंटरेस्ट किस पर लगाएगा, इस 1 लाख पर 10,000 और इस 10,000 पर 1,000। तो इसकी नहीं मिलेगी 10,000 की, लेकिन 1 लाख पर जो इंटरेस्ट लगा उसकी मिल जाएगी, इस 10,000 पर जो इंटरेस्ट लगा उसकी नहीं मिलेगी। अब मैंने लोन लिया था तुमसे, तूने मेरा डंडा कर दिया मेरा पैसे चुकाओ, तो मैं अब क्या करूँ, मैं कहीं और से लोन ले लूँ, क्यों, मैं गरीब आदमी कहीं और से ले लूँ, अपने पैसे नहीं है मैं कहीं और से लोन लेने चला गया, उससे लोन लेकर आप वाले पैसे चुका दिए, तो उसको जो मैं इंटरेस्ट चुकाऊंगा मुझे उसकी डिडक्शन मिलने लग जाएगी। तो लोन टेकन या फ्रेश लोन टेकन टू रीपे द ओरिजिनल लोन, तब क्या होगा, फ्रेश लोन पर चुकाए गए इंटरेस्ट की क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। तो इसमें आगे लिखा है टू रीपे दिस लोन रमन एंड ब्रदर्स हैव टेकन फ्रेश लोन एंड इंटरेस्ट कितने का 5,000, तो उसकी मिल जाएगी, बट किसकी नहीं मिलेगी, 450 की नहीं मिलेगी। 30% की डिडक्शन इसमें आप क्या बताऊँ, टोटल कितना आ गया 96 में से कितना शेयर आ जाएगा 48। तो एक मानकर चल लो, एक ही ओनर है, उसके बाद उनको क्या करना, प्रोपोर्शनल कर दो, इक्वल थे तो इक्वल कर दिया, अलग हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है, सुनना ध्यान से। आपने लोन लिया यहाँ पर, आपने लोन लिया कहाँ पर, 1/8/12 और आपका घर बनकर कब कंप्लीट हुआ, 1/7/16, घर बनकर कब कंप्लीट हुआ, 1/7/16। ठीक, लोन कितने का था, 2 लाख, किस रेट से था, 10% पर एनम। लोन कितने का था, 2 लाख का, और किस रेट से था, 10% पर एनम। तो पहले तो आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डिसाइड करना है कौन सा, फर्स्ट स्टेप में तो सिर्फ क्या करना है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, वो कहाँ से शुरू होगा, 1/8 से, और ख़त्म कब होगा, जिस साल में घर बनाना उसके बिगिनिंग तक, मतलब इससे पहले वाले 31 मार्च तक, 31 मार्च 16 तक। तो घर भले ही मेरा काम बने इस पर बने, लेकिन लो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड यहाँ से 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 यहाँ तक चलेगा, इससे आगे नहीं जाएगा। इतने पीरियड को हम प्री कंस्ट्रक्शन नहीं मानेंगे। तो मैं आपसे पूछूं कि 16-17 में मुझे क्या बताओ, डिडक्शन बताओ कितने की मिलेगी। तो 16-17 में मान लो लोन पूरा का पूरा ही क्या है बाकी, तो पहले तो इतने पीरियड का एक्यूमुलेट कर लो। 2 लाख का 10% कितना आ जाएगा, 2 लाख का 10% 20,000। अभी कितने टाइम का है, 1/8/12 से लेकर 31/3/13 तक महीने गिन लेंगे, 13 से लेकर 16 तक, 3 तो साल पूरे ही हो गए। ये कौन सा पीरियड हो गया, 1/4/13 से 31/3/16 तक का तो पूरा ही हो गया। अभी 1/8/12 से लेकर 31/3/13 तक का भी तो गिनने, 1/8/12 से लेकर 31/3/13 तक का कितना पीरियड हो गया, कितना महीने हो गया, 8 महीने हो गए, 8 महीने हो गए। तो ये कितना हो गया, 2 लाख का 20,000 इनका 2/3। कैलकुलेटर ले लीजिए प्लीज। ठीक, तो कितना हो गया 73,333। तो ये बच्चों 73,333 कहाँ तक का इंटरेस्ट आया है, ये इस पीरियड का इंटरेस्ट आया है। किस पीरियड का, डेट ऑफ लोन टू लेकर जिस दिन घर पूरा हुआ वहां तक का नहीं, उससे पहले वाला 31 मार्च तक का। इस पीरियड को हम क्या बोलेंगे, प्री कंस्ट्रक्शन, और इसका टोटल इंटरेस्ट निकाला। ठीक है, 73,333। अब इसकी क्या देंगे, डिडक्शन। कैसे, 5 इंस्टॉलमेंट में। अब बताओ 16-17 में कितने डिडक्शन मिलेगी। पहले तो 16-17 का खुद का 2 लाख का 10% जो बाकी है चुकाया होगा 20,000, और 73,333 डिवाइड बाय 5 जो भी ये वैल्यू आएगी, तो टोटल इतना इंटरेस्ट क्या होगा 16-17 में लगा। और अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है तो इन दोनों को मिलाकर क्या चेक किया जाएगा, 2 लाख या 30,000। इन दोनों को मिलाकर क्या चेक किया जाएगा, 2 लाख या 30,000। तो
ये किसके बारे में बच्चों बात है, इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। वो कब होगा, अगर आपका घर किसी और साल में बना, लोन किसी और साल में था, तो जिस साल घर बना उससे पहले वाले 31 मार्च तक को क्या कर लो, इंटरेस्ट को एग्रीगेट कर लो, और उसके आगे 5 सालों में 1 2 3 4 5 सालों में इक्वल क्या दे दो, डिडक्शन दे दो, और इन सालों का जो इंटरेस्ट होगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और 2,30,000 के लिए क्या होगा, इसको मिलाकर 2,30,000 की मैक्सिमम लिमिट चेक करो। ये था प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब एक तुम्हारा जो केस था ना सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, उसके साथ क्या था, सेल्फ ऑक्यूपाइड एज वेल एज अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो मैंने अनऑक्यूपाइड नहीं बताया था, तो हम इसकी बात कर रहे हैं अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। हाँ बच्चों, अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को भी किसकी तरह से ट्रीट करना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब 30,000 और 2 लाख की सिर्फ इंटरेस्ट की रिडक्शन देनी है और कुछ भी नहीं करना। अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को भी किसकी तरह से ट्रीट करना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो द एक्सप्रेशन अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी refers to a property which cannot be occupied by the owner by reason of his employment, business or profession at a different place, and he resides at such other place in a building not belonging to him. जैसे हमारे पास गरसाना में घर है, वो हमारा क्या पड़ा हुआ है, अनऑक्यूपाइड। ठीक है, मान लो अगर मेरे नाम है, तो मैं कहाँ पर रह रहा हूँ, बीकानेर में। मैं कहाँ पर रह रहा हूँ, बीकानेर में। किसकी वजह से, मेरे एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या प्रोफेशन की, मेरी नौकरी यहाँ पर है या मेरा खुद का बिजनेस यहाँ पर है। और किस में रह रहा हूँ, इन हाउस नॉट बिलोंगिंग। मैं यहाँ बीकानेर में किराए पर रह रहा हूँ। गरसाना वाला अगर ऑक्यूपाई इसलिए नहीं कर पाया तो क्या माना जाएगा, गरसाना वाले को सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं हुआ हो, मैं उसमें नहीं रहा, लेकिन फिर भी क्या होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला एडवांटेज रहेगा। अगर आप दूसरी जगह किराए पर रह रहे हैं और बिजनेस के लिए रह रहे हैं, ठीक है पक्का, तो उसको भी सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला एडवांटेज मिलेगा। बेनिफिट ऑफ नील एलिमेंट वैल्यू इज अवेलेबल ओनली फॉर 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ऐसे नहीं होगा कि एक अनऑक्यूपाइड मान ली और 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, ऐसे 3 नहीं मान ली, वो इसके अंदर ही होगा। अब मैं चलता हूँ आगे इसके साथ। कंपोजिट रेंट हमने जो, हाँ बच्चों अब हम क्या कर रहे हैं, कंपोजिट रेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 चीज़ों का इकट्ठा किराया, लाइक फर्नीचर, प्लांट, मशीन। फॉर एग्जांपल मैंने गो टू होटल, तो आपके पास क्या होता है, तो आप बिल्डिंग का रेंट लेते हैं या एसी का भी लेते हैं, फर्नीचर का भी लेते हैं, ठीक है, टीवी का भी लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट। ठीक है, और दूसरा ये क्या बोलता है, 2 पार्ट में बांटता है, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड पार्ट क्या है, जैसे आप इनमें रहते हैं ना, क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्सेस वगैरह, तो उनसे आपसे लिफ्ट्स का, सिक्योरिटी का, पावर बैकअप का किराया भी है, कॉम्प्लेक्स वगैरह। पहले हम इसकी बात करते हैं, जब असेट प्लस हाउस प्रॉपर्टी किराया, बाकी चीज़ें क्या है, दूसरी चीज़ भी है और हाउस प्रॉपर्टी भी। और फिर हम क्या करेंगे, सर्विस प्लस हाउस प्रॉपर्टी। तो असेट प्लस हाउस प्रॉपर्टी हो तो क्या होगा, फर्नीचर वाला केस है, समझ तो गए 2 केस क्या है। तो असेट प्लस हाउस प्रॉपर्टी है, तो अगर ये 2 इनसेपरेबल नहीं है, इनसेपरेबल नहीं है तो मतलब क्या है, अलग अलग नहीं हो सकता। अब आप होटल में जाकर ये नहीं कह सकते कि क्या कर दो, फर्नीचर हटा दो, मैं खाली होटल में रहूँगा, बिल्डिंग चाहिए, ठीक है। या स्विमिंग पूल में जाकर क्या बोलो, स्विमिंग पूल भी बिल्डिंग है, जाकर क्या बोलो, पानी हटा दो, मेरे को क्या चाहिए। तो ऐसा ये अलग अलग मिल सकती नहीं है किराए पर, तो क्या होगा, इस पीजीपी या अदर सोर्स में आएगा। ये फिर सामने वाला किस में आएगा, पीजीपी या अदर सोर्स। तो लिए पीजीपी होगा क्योंकि स्विमिंग पूल वाले का बिजनेस होगा, होटल वाले का बिजनेस होगा। अब मान लो मेरा पर्सनल स्विमिंग पूल है, मैं किसी को किराए पर नहीं देता हूँ, मैं देता ही नहीं किसी को, अपना पर्सनल है, लेकिन तुम आए मेरे पास और मैंने तुम्हें दे दिया, तो तब मेरे लिए वो आएगा अदर सोर्स, क्योंकि स्प्लिट अलग अलग हो नहीं सकता किराया। ठीक है, समझ गए। बिल्डिंग अलग अलग करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है कि तुमने बोल दिया पानी का इतना, इसका इतना, अलग अलग चीज़ किराए पर देने लायक नहीं है। और सेकंड केस क्या है, सेपरेबल है। जैसे आप जिस कोचिंग में बैठे हैं उसमें उसने मुझे 2 ऑफर दिए, फर्नीचर के साथ लोगे तो इतना लगेगा, नहीं तो हम अपना फर्नीचर हटा लेंगे, उसके पास टेबल चेयर था, तो उसमें सेपरेबल था। तो तब क्या होगा, बिल्डिंग वाला तो हाउस प्रॉपर्टी में और फर्नीचर वाला पीजीपी या अदर सोर्स, तो कुल मिला के अलग अलग हो जाता है। तो क्या होगा, प्रॉपर्टी वाला प्रॉपर्टी मिल जाएगा, बाकी पीजीपी या अदर सोर्स। अलग अलग नहीं होता है तो सारा ही पीजीपी या अदर सोर्स। और यहाँ पर लिफ्ट्स वगैरह का होता है, तो ये तो पक्का ही क्या होता है, अलग अलग करके बताते हैं कि लिफ्ट का इतना आपको देना पड़ेगा, बिल्डिंग का इतना।
कॉमन एरिया की साफ सफाई, पार्किंग और ये सब है। तो प्रॉपर्टी वाला तो किस में आ जाएगा, जो कमा रहा है, सेक्शन 22 मतलब हाउस प्रॉपर्टी, और बाकी वाला पीजीवीपी या अदर्स के नीचे 3 लाया गीड है। हाँ बच्चों, एक बात और सुनो, फिर मैं डीम्ड ओनरशिप बताता हूँ। ये बच्चों ऐसा है कि मैंने घर खरीदा, पहले ही साल था ये 1/4 था, ये 31 मार्च था, और मैंने घर खरीदा कब, 1 मार्च को। तो एक्चुअल रेट तो मेरा कब का बनेगा, 1 महीने का। तो एक्चुअल रेट तो 1 महीने का बनेगा, और क्या है, म्यूनिसिपल वैल्यू और तो साल की आएगी, तो वो तो बहुत ज़्यादा टैक्स लग जाएगा। तो इसमें म्यूनिसिपल वैल्यू और को क्या करना पड़ेगा, 1 महीने पर। मान लो म्यूनिसिपल वैल्यू है, तो या एक्सपेक्टेड रेट और म्यूनिसिपल वैल्यू और को मिला के कितना बना, 120, और एक्चुअल रेट कितने का था मेरा, 12,000। तो इन दोनों का हायर तो हमेशा ही क्या आएगा, यही आएगा पहले साल में, तो क्योंकि एक्चुअल रेट क्या होगा, कम ड्यूरेशन का होगा। तो फिर इसको भी 120 को भी पहले कितने पर लाना पड़ेगा, जितने महीने था घर का ओनर, कितना 10, फिर 10 और 12 का हायर ले जाएगा। किस केस में होगा, किस केस में होगा बोलो, जब आपने घर इसी साल एक्वायर किया है या किसी साल में बेचा है, जिस साल आप जिस साल में क्या है, पूरे साल घर के ओनर नहीं थे। जैसे आपने यही खरीदा था घर, तो 4 महीने के लिए आएगा एक्चुअल रेंट, तो बाकी सब चीज़ें भी कितने के लिए जाएगी, 4 महीने। या यहाँ पर आपने घर बेच दिया, तो इतने समय तक आप हाउस प्रॉपर्टी के ओनर थे, तो हाउस प्रॉपर्टी में आओगे, और ये मान लो 7 महीने का है, तो बाकी सब चीज़ें भी कितने की आएगी, 7। सिर्फ किस केस में होगा, जब इस साल में हमने या तो घर खरीदा है या घर बेचा। अगले साल क्या होगा, बेच दिया तो कुछ नहीं होगा, खरीदा इस साल था, तो इस साल तो इतने महीने था, अगले साल तो थ्रू आउट था। ठीक है, समझ गए क्या। अब हमें क्या बात करनी है, डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर का मतलब क्या है, आप मालिक नहीं हो तो भी आपको मालिक मानेंगे, और मालिक मानेंगे तो क्या होगा, आप हाउस प्रॉपर्टी के ओनर हो गए, और हाउस प्रॉपर्टी के ओनर हो गए तो आप पर क्या लगेगा,